अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को सारा C++ का इंट्रोडक्शन दिया, प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो आप लोगों ने अपने नोट्स लाजमी बना लेने हैं, क्योंकि ये सारा ओवरव्यू है, ये लाजमी है यहाँ से करना, क्योंकि वो एडवांस बुक है, उधर अवेलेबल नहीं है। तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा जी, हम आज जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी आईटी सीरीज़ की बुक मैंने आप लोगों के साथ जीसीआर पे शेयर कर दी थी कल, तो आप लोग वहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हो। हाँ जी, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपका एक्चुअली वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी टाइप, कोई भी फंक्शन, कोई भी लेबल हो सकता है प्रोग्राम के अंदर। ये बहुत छोटा सा नेम होता है। ये समझ लो कि जैसे एक गिलास है ना, एक गिलास है, उसके अंदर आप पानी भर सकते हो, एक लिमिटेड हद तक पानी भर सकते हो ना उसके अंदर। तो इसी तरह ये आइडेंटिफायर भी एक ऐसी चीज़ होती है, एक वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है, जिसके अंदर एक लिमिटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम रखते हैं इस नेम की। कोई भी छोटा सा नेम रख लेते हैं। एंड आइडेंटिफायर C++ में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। ठीक है, 31 करेक्टर से ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते। नो लॉन्गर यू कैन यूज़ एनी करेक्टर्स। और इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप फर्स्ट करेक्टर जो है मस्ट बी अल्फ़ाबेट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। जैसे मैंने कल आप लोगों को इससे पहले कहीं बताया है कि हम आइडेंटिफायर को काउंटिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से होगा। ठीक है, ये अंडरस्कोर आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, करेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। इसके अलावा और कोई भी आप वेरिएबल का नेम किसी और चीज़ से नहीं रख सकते। इतने सारे सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो आप उसमें से कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 एनी डिजिट। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, टू टाइप्स हैं जी आइडेंटिफायर्स की। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो होते हैं वो आपके स्पेशल मीनिंग जनरेट करते हैं C++ के अंदर, जिसे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और ये याद रखिएगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको राइट नहीं कर रहे। ये जो डेवलपर है, ये जो आर्किटेक्चर है, जो बनाने वाला बंदा होता है ना, प्रोग्रामिंग जिसने बनाई है C++ जिसने बनाई है, उसने पहले से प्री डिफाइन किए गए, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ है हमें वही यूज़ करना है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया, सी आउट है, सी इन है। ठीक है, सी आउट आउटपुट के लिए, सी इन इनपुट के लिए है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल्स हैं। तो हमें समझ आ रही है कि ये जो सी इन है इनपुट के लिए, सी आउट मतलब आउटपुट के लिए। तो ये सारी जो भी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ है उसके अंदर स्टोर होती है iostream.h। जिसने कल वाला लेक्चर सुना होगा उसे तो पता चल गया होगा कि iostream.h क्या है। आपकी ये हेडर फाइल है। ठीक है, इसकी वजह से सी इन और सी आउट चलते हैं। तो ये आपकी प्री डिफाइंड आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, अब आप लोग मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक है, अपने से ही रिज्यूम कर लेते हैं, सी में वैल्यू पुट करनी है, डी में करनी है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से करते हो ना, अपना 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 करना होता है, हर किसी ने अपना अपना सिनेरियो फुलफ़िल करना है। फार्मूला अगर एक भी है लेकिन तरीकाकार तो डिफरेंट होता है ना, तो आप उसके लिए डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। जैसे कि अब मैंने दो चीज़ों को जमा करना है तो वो किसी तीसरे के अंदर स्टोर करवाएंगे ना वैल्यूज़। तो इसी तरह ये होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो ये कौन बनाता है? ये प्रोग्रामर है जो कि रन टाइम पे यूज़ करता है, खुद अपने बनाता है। लाइक सम का वेरिएबल बनाना तो सम का यूज़ कर लेगा, मतलब SUM लिख लो, S लिख लो, A से Z तक जितने मर्ज़ी आप आइडेंटिफायर्स क्रिएट कर सकते हो, उसके कम्बिनेशंस बना सकते हो। अब मुझे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो बेटर है ना कि मैं उसी के नाम से ही आइडेंटिफायर बनाऊँ, उसी के नाम से वेरिएबल बनाऊँ। मार्क्स इज़ इक्वल टू दिस, मार्क्स, एज की करनी तो एज बना लो। तो ये आप खुद एक कंटेनर बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये समझ लें कि जैसे कि कप है, ग्लास है, उस वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? वेरी, उसके अंदर भी तो हम पानी डालते हैं, चाय डालते हैं। ठीक है, मल्टीपल वर्किंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
तो इसी तरह वो भी एक कंटेनर है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कंटेनर होते हैं जिसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाते हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर आप अपनी स्टोरेज करवा रहे होते हैं, तो समझ लो कि हार्ड डिस्क आपकी एक आइडेंटिफायर है। डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और ये रिज़र्व कीवर्ड्स होते हैं और ये प्री डिफाइंड मीनिंग्स देते हैं। हम खुद नहीं बना रहे होते, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे आपके थ्योरम्स हैं, जैसे आपकी इक्वेशंस हैं, जैसे आपके फार्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स के, इसी तरह ये भी कीवर्ड होते हैं और रिज़र्व होते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं, बस लिखते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं और उसके आगे अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, दैन हमें अपनी आउटपुट मिल जाती है। डिफरेंट है इफ़, एल्स, वाइल, थ्रू, दिस, स्टैटिक, ब्रेक हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, इनलाइन हो गया, गो टू हो गया, डू वाइल, वाइल, ये सारी चीज़ें आपके कीवर्ड्स हैं। ये आपकी C++ की जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रिज़र्व हैं, तो जब वो आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा। डाटा टाइप्स होती हैं जी, हाँ डाटा की टाइप्स होती हैं। डाटा कितनी टाइप्स का हो सकता है, अभी तो भी बताया ना डाटा कितनी टाइप्स का होता है। इंटीजर होता है, काउंटिंग न्यूमेरिक, फ्लोट होता है, रियल वैल्यूज़ होती हैं, डबल आपकी जो फ्लोट और डबल हैं ये दोनों जो हैं आपकी पॉइंटिंग डेसिमल वैल्यूज़। चार करैक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो चार है वो करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCD A to Z। इंटीजर आपको पता है काउंटिंग की वैल्यू है। तो डाटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। तो आपकी जो डाटा टाइप है वो क्या डिफ़ाइन करती है, सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करती है, सेट ऑफ ऑपरेशन को डिफ़ाइन करती है, जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो ये भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं। इंटीजर डाटा की टाइप्स, इंटीजर डाटा इज़ न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट। ये याद रखिएगा, इंटीजर का तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर इंट वैल्यू आपकी, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शन नहीं आता। फ्रैक्शन मतलब पॉइंट्स, ठीक है, वो चीज़ें नहीं आनी, लेकिन माइनस और प्लस आ सकती हैं, ठीक है, माइनस और प्लस हो सकते हैं इंटीजर। तो इंट की सिंपल कितनी है, कितनी साइज़ ऑफ बाइट्स है 2, शॉर्ट का 2, अनसाइंड इंटीजर का 2, लॉन्ग का 4, मतलब लॉन्ग हो जाएगा ना, लॉन्ग इंटीजर है तो ज़्यादा उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, तो वो इसकी रेंजेस भी आगे बताई गई हैं। अनसाइंड लॉन्ग की भी 4 साइज इन बाइट्स है, उसकी भी रेंजेस बताई गई हैं। इंटीजर मिनिमम और इंटीजर मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम और हाईएस्ट तक जो जा रही है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना, बस आप लोगों को ये जो टेबल है ये पता होना चाहिए, डाटा टाइप्स पता होनी चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। डाटा की टाइप्स बताई हैं, इंट, फ्लोट, डबल, चार, तो 1 बाय 1 उसी की आ रही। इंटीजर की डाटा टाइप्स हैं, ये आपको टेबल पता होना चाहिए। रियल डाटा टाइप्स, अब ये दूसरी वाली है। रियल डाटा टाइप्स आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव लाई करती हैं, तो इसका आपको ये टेबल पता होना चाहिए। डाटा टाइप आपकी फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, ये आपकी डाटा टाइप्स हैं और ये साइज़ इन बाइट्स है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। फ्लोट की साइज़ इन बाइट्स कितनी है, ये एक्चुअली साइज़ इन बाइट्स कोई हवा नहीं है। आप जो स्टोरेज कर रहे होते हैं ना, आप रन टाइम पे काम कर रहे हो, एक मैंने वेरिएबल लिया है, तो वो आपकी मेमोरी में कितनी बाइट्स को स्टोर कर रहा है, कितनी जगह ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है अपना, ठीक है, इतनी रिज़र्व कर रहा है। जब आपका प्रोग्राम लिख के हम टेम्परेरी मेमोरी से निकाल के हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं ना, तो ये भी रिलीज़ हो जाती हैं, ये बाइट्स रिज़र्व नहीं रहती। जब आप दोबारा ऑन करते हो फिर वो एक्टिवेट हो जाती हैं। डबल साइज़ इन बाइट्स 8, लॉन्ग डबल 10, तो ये साइज़ इन बाइट्स बताएगा। तो अगर ये बाइट्स है, बिट्स नहीं है, ठीक है। अगर ये 4 बाइट्स है तो आप खुद एस्टिमेट लगाओ ये कितनी बिट्स के इक्वल होगा। तो ये आप लोगों ने टेबल बनाना है, इसको याद भी कर लेना, क्योंकि इसमें से MCQs आ सकते हैं। करेक्टर डाटा टाइप, थर्ड वाली है जी आपकी करेक्टर डाटा टाइप 4।
चार यूज़ करते हैं इसके लिए, CHAR, चार, पूरा नहीं वर्ड यूज़ करते, चार यूज़ करते हैं। चार डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यू, और ये 1 बाइट लेती है, सिर्फ 1 बाइट इन अ मेमोरी, मतलब 8 बिट्स, एक वर्ड 8 बिट्स। ये आपकी करेक्टर आप चार जो है वो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आप ए लिख लो, 5 लिख लो, कोई भी सिंबल लिख लो। अगर आप उसको सिंगल कोट में लिख रहे हो तो वो आपका चार होता है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो तो वो आपकी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के लिए, करेक्टर के लिए हम चार डाटा टाइप ही यूज़ करते हैं। तो वो भी ABC का ही कम्बिनेशन है ना, स्ट्रिंग भी, तो इसलिए वहाँ पे भी हम चार डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। जी, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड, ये आपका क्या है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आयोस्ट्रीम आपकी हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड, यहाँ पे ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। conio.h ये अभी आपकी हेडर फाइल है। वॉइड मेन, तो मैंने आपको बताया मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम की, कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसिस पे एंड होता है, लेकिन इन बिटवीन जो भी काम करना है वो आपकी C++ की क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर स्क्रीन, ये किस चीज़ के लिए फंक्शन यूज़ हो रहा है, क्लियर स्क्रीन आपकी जो भी पहले से लिखा हुआ कोड होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। चार, अब देखो यहाँ पे करेक्टर है चार, ठीक है, यहाँ पे चार हमने लिया, से समझ आ रही है कि करेक्टर ले रहे हैं हम। ये क्या चीज़ें हैं, चार के आगे CH1 CH2 और कोमा डाल के हम डाल रहे हैं सम, फिर उसके बाद टर्मिनेटर डाल दिया। बेटा ये सारे आपके आइडेंटिफायर बनाए जा रहे हैं। आइडेंटिफायर कौन बना रहा है, मैं खुद बना रही हूँ, ये रिजर्व नहीं है, ये याद रखिए, ये हम खुद लिख रहे हैं। मतलब करेक्टर 1 है, ये करेक्टर 2 है, और इन दोनों को क्या करवाया जा रहा है, जमा करवाया जा रहा है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें ये कह रहा है 2 करेक्टर यूज़र से इनपुट करवाई जाएँ और उसको सम करवा दिया जाए। तो करेक्टर 1 इज़ इक्वल टू, इस तरह हम सिंपल में लिखेंगे, सिंगल स्ट्रिंग है ये, फिर करेक्टर 2 इज इक्वल टू सिंगल स्ट्रिंग है ये। सी आउट होता है आपका प्रिंट करवाने के लिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप इनपुट यूज़र से लें, इन्होंने कहा 2 करेक्टर लें और उसको सम करवा दें, दैट्स इट। तो ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है। डबल कोट्स यूज़ हो रही है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो आपकी स्ट्रिंग होती है और एज इट इज़ प्रिंट होनी होती है। जैसे ये देखें करेक्टर्स आर, ये देखिए करेक्टर्स आर, उसके बाद कॉलन भी प्रिंट हुआ क्योंकि कॉलन भी आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर इंसर्शन ऑपरेटर, यस करेक्टर 1 डिस्प्ले हो जाएगा, देखें, फिर इंसर्शन ऑपरेटर करेक्टर 2, तो ये लाजमी लगाना है आपने। साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो ये भी चीज़ें बड़ी अच्छे से आपको पता होंगी। एक्सपोनेंशियल जब हम करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसको हम कहते हैं मैंटीसा, एक को कहते हैं एक्सपोनेंट। अब मैंटीसा और एक्सपोनेंट दोनों क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे +-m e और +-n, और मतलब कैपिटल में भी एक्सपोनेंट कर सकते हैं और ई में भी लिख सकते हैं, तो ये एक्सपोनेंट नोटेशन है। तो वैल्यू बिफोर ई इज़ नाउन एज, जो बिफोर ई है, ई से पहले एम है, तो इसको हम मैंटीसा कहते हैं। जो ई के बाद होती है, मतलब उसकी पावर होती है, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपको भी पता है कि पावर जो है, मैंटीसा जो है, वो दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी एक्सपोनेंट होती है ना, वो आपकी ऑलवेज़ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए पावर आपकी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैंटीसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 10। तो इसी के दरमियान में ही मैंटीसा की वैल्यू जो है वो रहनी चाहिए, डील करनी चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 1.0 क्रॉस 10 की पावर 3, इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 ई, बिकॉज 10 की पावर 10 है ना, तो एक्सपोनेंट ले लो इसका 3। सिंपल इस तरह अगर 0.004694 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो इधर पॉइंट्स लेके आना, तो हम इसको शफल कर सकते हैं। और देन क्योंकि आप बैकवर्ड आ रहे हो ना पॉइंट्स को लेके, या फ्रंट एंड आ रहे हो, तो पॉइंट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। तो ये आपके माइनस में वैल्यू जो है यहाँ पे काउंट होगी 4 पॉइंट कितने 0 1 2 3 है ना, तो 1 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो हमने उन वैल्यूज़ को ख़त्म किया है और 4 पे हम पॉइंट्स लेके आए, तो इसलिए माइनस की वैल्यू जो है वो आई है यहाँ पे। तो सिंपल रियल नंबर की भी उन्होंने एग्जांपल दी गई हैं, तो आप लोग देख सकते हो। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट रेंज एंड प्रिसीजन का। तो आपकी जो फ्लोटिंग टाइप्स होती हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम प्रिसीजन और रेंज में डिफाइन करते हैं। प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। प्रिसीजन वो चीज़ होती है, देखिए डेसिमल आ गया ना, कहीं पे डॉट आ गया है, डॉट अकर हो गया है, तो डॉट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं? आपकी प्रिसीजन होती है। रेंज इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अ फ्लोट वेरिएबल हैज़ अ प्रिसीजन ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट्स है तो उसकी रेंज है 10 की पावर 38 से 10 की पावर +38। सपोज वी हैव अ वैल्यू 0.1234567 तक है और 10 की पावर 3 है। अब यहाँ पे मुझे प्रिसीजन और रेंज बतानी है आपको। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ऑफ दिस वैल्यू इज़ 7। अब ये 7 कहाँ से आया? मैंने अभी बताया, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज़ होती हैं आपके पास वो आपकी प्रिसीजन होती है, और जो रेंज होती है वो जो आपकी पावर ऑफ 10 है उसको हम रेंज कहते हैं। जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता चूँकि अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उस पर फिर आती है आपकी टर्म वेरिएबल्स। जी, वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही इसी में ही तो हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। समझ लीजिए आपका एक आइडेंटिफायर ही है, ये के लिए यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। वेरिएबल इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ये वो चीज़ होती है, एक छोटा सा कंटेनर ले ले जिसके अंदर हमने फ्यूचर में चीज़ें स्टोर करनी होती है, ठीक है। कबर्ड है, कबर्ड में चीज़ें स्टोर करते हैं, तो समझ लो वो एक वेरिएबल है। चेयर है तो चेयर के ऊपर बैठा है, तो वो एक वेरिएबल है। जो रन टाइम पे हमें काम आ रही है, चीज़ों को स्टोर करने के काम आ रही है, वो आपका वेरिएबल होता है। कोई भी कंटेनर, कोई भी आइडेंटिफायर, दिस इज़ कॉल्ड आल्सो वेरिएबल। देखिए भी यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो भी हमने रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करवाना है वो आपके वेरिएबल के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। दी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी चेंज किए जा सकते हैं, उसकी वैल्यू भी चेंज की जा सकती है। बट ये चीज़ याद रखिए कि जब आप एक वेरिएबल का नेम कॉल कर लेते हो, उसको राइट कर लेते हो प्रोग्राम में, तो बार बार चेंज करने से अच्छा है आप उस वेरिएबल का नेम वही रहने दो, लेकिन उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती हैं। अब देखो, एक गिलास है ना, आपने उसमें अभी पानी पिया है, उसको वॉश कर लो, उसके अंदर फिर जूस पी लो, ठीक है। हम कर डिफरेंट कंटेनर को डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ के साथ हम चेंज कर रहे हैं। चीज़ एक ही है लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। लाइक अभी मेरे वेरिएबल के अंदर 10 थी वैल्यू, मैंने कहा नहीं मुझे 9 रखनी है, मैंने कहा नहीं मुझे 8 रखनी है, फिर मैंने कहा नहीं मुझे 6 रखनी है। तो आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल का नेम होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि ये देखें, मार्क्स है, मार्क्स यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक कंटेनर बना लिया, ये मार्क्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये 10 जो है ये इस मार्क्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दिया। और ये देखें, हर चीज़ की एक जगह होती है, अगर आप कोई चीज़ घर में भी रखते हो तो वो भी अपनी एक जगह रिज़र्व कर लेती है।
ठीक है। तो इसी तरह ये भी है कि आपने एक वेरिएबल बना लिया है, उसके अंदर वैल्यू रखवा दी है ना, वैल्यू रखवा रहे हैं, तो वो उसने एक मेमोरी लेनी है, उसने रैम में से ले, वो आपकी रन टाइम मेमोरी में से ले, जहाँ पे स्टोर करें हैं वहाँ पे ले। नेम ऑफ वेरिएबल, हाँ जी, नेम ऑफ वेरिएबल आपका आइडेंटिफायर होता है, पता नहीं ये पहले भी आ चुका है कि आइडेंटिफायर की टाइप्स होती है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फंक्शन हो गया, सारे आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हैं, एक तो यूज़र डिफ़ाइन होता है, जो अभी अभी ये हो रहा है ना, ये यूज़र डिफ़ाइन है, यूज़र खुद लिख रहा है, खुद कर रहा है सारा कुछ। और कुछ रिज़र्व होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, चार, सी इन, सी आउट, क्लियर स्क्रीन, गेट करेक्टर, आयोस्ट्रीम डॉट, ये सारे रिज़र्व हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या है, एड्रेस क्या होता है, वेरिएबल को लोकेट करना, वेरिएबल को मेमोरी में जगह देना, ये होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। कंटेंट क्या है, यहाँ पे 10 है, अब मेमोरी तो ले ली है उस वेरिएबल ने, तो उसके अंदर वैल्यू भी लिखवा दो, उसके अंदर चीज़ें भी लिखवा दो, ठीक है। जैसे कबर्ड की एग्जांपल है, कबर्ड एक वेरिएबल है, उसने एक जगह ले ली है, आपने कहीं ना कहीं उसको रख दिया ना अलमारी को, अब उसके अंदर वैल्यूज़ रखे हो, उसके अंदर क्लॉथ रखते हो आप, मतलब डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम कबर्ड को यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू रखवा रहे हो, उसके अंदर कंटेंट्स रखवा रहे हो। C++ के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो प्रोसेस आप वेरिएबल नेम और उसकी टाइप्स के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हो, वेरिएबल की टाइप्स दे रहे हो, ठीक है। जैसे अभी इंट, फ्लोट, चार, डबल हमने देखी हैं, वो सारी की सारी आपकी डाटा टाइप्स हैं, उसको एक नेम देना, उसके अंदर वैल्यू रखवाना। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल इज एज फॉलो, जैसे कि डाटा टाइप आपको बताई है मैंने कितनी टाइप्स की होती हैं, इंटीजर, रियल, करैक्टर। तो यहाँ पे डाटा टाइप इंट, ये देखें डाटा टाइप क्या है आपकी, इंट है, फ्लोट है, चार है, डबल है, ये आपकी डाटा टाइप होगी। वेरिएबल नेम रिजर्व नहीं है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आप खुद बना रहे हो, नेम मार्क्स के नाम से, मतलब ये इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप है, इसके अंदर मार्क्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया कि भाई इस वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आएंगी। फ्लोट मैंने एक डाटा टाइप ली, उसके अंदर मैंने कहा एवरेज, फ्लोट मतलब पॉइंट्स में आ सकती हैं। चार जी ग्रेड ABC फॉर्म में लिखना, तो मैंने उसके हिसाब से एक वेरिएबल बना लिया। डबल मैंने उसके हिसाब से एक वेरिएबल बना लिया। तो सैलरी के लिए डबल ही लेंगे, बिकॉज बहुत लार्ज वैल्यूज़ भी हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ पे रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ऑलरेडी बता दिया कि हमने अंडरस्कोर या फिर लेटर से स्टार्ट करना है। बहुत सारे रॉन्ग वेरिएबल्स होते हैं, स्पेस वगैरह नहीं अलाउ वेरिएबल्स के दरमियान में, अंडरस्कोर लगा सकते हो, जैसे कि माई स्पेस वार लिखा हुआ है, तो स्पेस नहीं आनी चाहिए, स्पेस जो है वो रॉन्ग आपका वेरिएबल होता है, तो हमें स्पेस नहीं, हम जो भी वेरिएबल कंटेनर बना रहे हैं, आइडेंटिफायर बना रहे हैं, तो अंडरस्कोर लगा लो। और ये अप टू 31 करैक्टर्स तक होता है, बस 31 करैक्टर्स तक, जितनी मर्ज़ी लंबा बना लो, इतना लंबा तो कोई भी वेरिएबल याद नहीं रहता बंदे को, तो बेहतर है शॉर्ट वेरिएबल्स बनाओ और स्मॉल लेटर्स में बनाओ। तो इस तरह वेरिएबल जनरेट हो सकते हैं। मार्क्स लिख लो, सब 1, मतलब हम डिजिट्स भी ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर बिटवीन आ सकता है इंटीजर, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि 1 सबसे पहले आ जाए तो वो आपका रॉन्ग वेरिएबल होगा, वो क्रॉस हो जाएगा, वो कभी भी करेक्ट वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा। फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, जब हम मैथमेटिक्स के फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन में हमने डाटा टाइप लिखनी होती है और वेरिएबल का नेम लिखना होता है, लेकिन अब मुझे उसके अंदर वैल्यू रखवानी है, मुझे उसके अंदर वैल्यू रखवानी है। मैंने कंटेनर बनाने का पर्पज़ क्या है, देखिए मैंने A+B करना है, वो किसके अंदर रखवाऊँगी मैं, तो इक्वल का साइन आएगा, मैं एक वेरिएबल जनरेट करूँगी मैं यहाँ पे, जैसे हमने पीछे किया, मार्क्स का कह लें, सम का कह लें, मैंने कहा एक लिया करैक्टर और B दूसरा लिया करैक्टर, इसमें इंटीजर वैल्यूज़ पुट करवाना चाह रही हूँ मैं, और दोनों किसके अंदर स्टोर करवानी है, एक तीसरे कंटेनर के अंदर।
तो हम इसके लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि डाटा टाइप है, ये जो सिंपल टाइप है ना, टाइप नेम, ये डाटा टाइप होता है। वेरिएबल आप जो भी बना लें, कोई भी वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये नहीं है कि रिज़र्व वर्ड्स नहीं होते, ये हम रन टाइम पे चेंज कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को तो ये कम्प्लेक्स लगना नहीं चाहिए, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। इक्वल टू वैल्यू, अब जो चीज़ रखवानी है वो उसके अंदर इस तरह, मतलब ये एक सिंटैक्स है, ये जैसे फार्मूला कहते हैं ना, ये फार्मूला जैसे ही है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप नेम, इसमें तो वेरिएबल जो भी हमने देनी है, डाटा टाइप इंट हो गया, फ्लोट हो गया, चार हो गया, डबल हो गया, ये उसके अकॉर्डिंग। वेरिएबल नेम आपने अपना चूज़ करना है। अगर आप सम का प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके हिसाब से अपने वेरिएबल्स बना लो। इक्वल मतलब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। हम कहते हैं ना ए इज़ इक्वल टू बी, क्यों कहते हैं, उसको वैल्यू असाइन कर दी जाती है। हाँ जी, ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी जाए, बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी जाए। तो इस तरह होता है कि जो भी हमारी राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड वाले को असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, कंटेनर है, इसको असाइन हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंट आपकी डाटा टाइप है, एन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू 100, मतलब 100 वैल्यू किसके अंदर गई, एन के अंदर। चूँकि 100 इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे इसकी डाटा टाइप हमने क्या ली, इंटीजर ली। तो एक तो ये तरीकाकार है, एक तो ये है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन करवानी है। इंट एक्स इज इक्वल टू 50, कॉमा, एक वेरिएबल है ना, कॉमा डाला, फिर दूसरे की वैल्यू ली। फ्लोट के लिए, फ्लोट है तो समझ आ गया, अब कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू आएगी। हाँ जी जी, ये देखिए पॉइंट्स वाली वैल्यू है। तो ये एवरेज के अंदर स्टोर हो रही है, किसके अंदर स्टोर हो रही है, एवरेज के अंदर स्टोर हो रही है। चार डाटा टाइप है, ग्रेड वेरिएबल है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए यहाँ पे क्या है, एक करेक्टर है, और करेक्टर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जो एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। बाकी ये जो नेक्स्ट आ रहा है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लें, उसके ऊपर समझे वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो देन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर मैं C++ के ऊपर करके दिखाऊंगी रन टाइम पे कि ये जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ ये क्या चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को ऐसे कॉम्प्लेक्स ही लग रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंसान के क्लियर हों तो फिर वो भी चीज़ समझ आ जाएगी। पता चल गया। आज आइडेंटिफायर्स बताए हैं, आइडेंटिफायर्स की टाइप्स बताई हैं, डाटा टाइप्स बताई हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे रखवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। होप सो कॉम्प्लेक्स नहीं लगा, अगर लगा भी होगा तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने कल ज्वाइन करना है मेरे साथ इंशाल्लाह ज़ूम पे, तो कोई भी क्यूरीज होंगे आप पूछ सकते हो कल, नहीं तो फिर आप लोग सैटरडे को करें, ठीक है। लेकिन करना ज़रूर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।